नमस्कार, मैं सोमा जोशी आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज में बायोलॉजी टीचर हूँ। बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना की वैश्विक महामारी से ग्रसित है। अपना भारत भी इससे अछूता नहीं है। इससे बचाव के लिए अपने देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में आप और हम कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। इसके लिए हमें घर में ही सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, एक्टिव रहना है और मोटिवेटेड रहना है और हेल्दी रहना है। बात को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानाचार्य जी के निर्देशन में विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए डिजिटल क्लासेस की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में मैं कक्षा 12 को जीव विज्ञान की पहली यूनिट समझाऊंगी। बच्चों, जीव विज्ञान की पहली यूनिट जनन है, रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत 4 लेसन है। पहले लेसन में आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवों के जनन के विषय में पढ़ाया जाएगा। दूसरे लेसन में आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पेड़ पौधों में जनन के बारे में बताया जाएगा। तीसरे लेसन में आपको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मानव जनन के विषय में बताया जाएगा। और चौथा लेसन जो है वो जनन स्वास्थ्य से संबंधित है, ह्यूमन हेल्थ से संबंधित है। बच्चों, पिछली क्लास में तुमने पढ़ा था 11th में जीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। जीवों में, जंतुओं में और पौधों में, दोनों में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। क्लास 11th में पढ़ चुके हो। इस लेसन में आपको जनन के विषय में पढ़ाया जाएगा। देखिए, जनन क्या है? जनन जीवों में होने वाली एक विशेष प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी वंशवृद्धि करता है। जंतुओं और पौधों का महत्वपूर्ण लक्षण है जनन। कोई भी जीव जन्म लेता है, उसके बाद वृद्धि करता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरी अवधि को, ये जो पूरी अवधि कहलाती है, इसको लाइफ स्पान या जीवन अवधि कहते हैं। हर एक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जैसे गेहूं का पौधा है, वो 4-5 महीने तक उसकी जीवन अवधि है। बरगद का पौधा है, उसकी जीवन अवधि 200 साल है। इसी तरह एक कौवे की जीवन अवधि 15 साल, प्राणी की जीवन अवधि अलग अलग होती है। हमारे जैव संसार में जंतुओं और पौधों की विविधता पाई जाती है और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवों में जनन करने की क्षमता होती है। जनन का यह गुण उस समय से जीव की उत्पत्ति में भी बताया गया है कि जब कॉयसरवेट्स का निर्माण हुआ तो उसी वक्त कॉयसरवेट्स जब जने तो अपने समान वो 2 अणुओं में टूट जाते थे और उसी को जीवन की उत्पत्ति का चरण भी माना गया। इसलिए जनन जो है वो सभी जीवों में चलने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पौधों और जंतुओं की व्यापक विविधता पाई जाती है और प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी संतति को बढ़ाता है। इसलिए रिप्रोडक्शन या जनन जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है और हर एक जीव में सबसे निम्न वर्ग के जीव से लेके सबसे उच्च कोटि के जीव तक जनन क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। और लेकिन मूल रूप से सबका यही उद्देश्य है कि अपनी संतति का विकास करना। इसलिए जनन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे नंबर पर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और तीसरे नंबर पर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन का मतलब है जिसमें एक ही जीव जनन क्रिया में भाग लेता है और अपने समान जीव उत्पन्न करता है, और जो जीव उत्पन्न होते हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होते हैं, उन्हीं की प्रतिलिपि होते हैं। अलैंगिक जनन अधिकांशतः निम्न कोटि के जंतुओं और पौधों में पाया जाता है। इसके बाद है प्रोपोगेशन या कायिक प्रवर्धन, ये पेड़ पौधों में होता है। और तीसरे प्रकार का जनन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उच्च वर्ग के जंतुओं और पौधों का एक विशिष्ट गुण है। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में आप लोगों को समझाएंगे। बच्चों, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें एक ही जनक भाग लेता है, इसलिए ये ऐसे जंतुओं में जनन क्रिया होती है जिनमें लैंगिक विलुप्तता नहीं पाई जाती। मतलब अत्यंत सूक्ष्म वर्ग के जीवों में, जैसे प्रोटोजोआ वर्ग के जीव हैं या सिलेंट्रेटा वर्ग के जीव हैं
या आपके पौधों में हम ले लें तो स्मॉल एल्गी है, फंजाई है, उनमें ये क्रिया होती है। बच्चों, अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं। सबसे पहली विधि है द्विविभाजन या बाइनरी फिशन। जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है। आप लोग जानते हो, प्रोटोजोआ संघ के जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकी होते हैं। तो इसमें प्रोटोजोआ के संघ के सदस्यों में प्राकृतिक जनन की सबसे पहली विधि है द्विविभाजन या बाइनरी फिशन। जनन की यह विधि सबसे छोटा संघ जो हमारा है प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का, उसमें पाई जाती है। इस संघ के जीव एक कोशिकी होते हैं। इसमें द्विविभाजन होता है, अर्थात केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, सामान्य रूप से सूत्री विभाजन के द्वारा। और प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। इसमें एक जीव समाप्त हो जाता है, पहला जीव समाप्त हो जाता है और वो अपने केंद्रक के द्वारा दो जीव बना लेता है। इसी तरह की क्रिया विधि अमीबा में भी होती है। अमीबा भी का न्यूक्लियस भी दो भागों में बढ़ जाता है और फिर जीव भी दो भागों में बढ़ जाता है। तो द्विविभाजन एक महत्वपूर्ण क्रिया है। कुछ जीवाणुओं में भी ये क्रिया होती है। जीवाणु भी द्विविभाजन द्वारा अपनी संतति को बढ़ाते हैं। इसके बाद बीजाणु जनन। बीजाणु एक कोशिकी पतली भित्ति वाली संरचना है। इनके अंकुरण से भी पौधों का निर्माण होता है और बीजाणुओं का निर्माण होता है मुख्य रूप से कवकों में, कुछ शैवालों में और कुछ ब्रायोफाइटा संघ के सदस्यों में भी बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु अर्थात स्पोर, जैसे कवक माइसीलियम है। कवक के बारे में आपको पता है कि कवक की वृद्धि माइसीलियम के द्वारा होती है। माइसीलियम का जो अग्रभाग है उसमें एक बीजाणु धानी पुंज या उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर नामक संरचना बनती है और उसी में बीजाणुओं का निर्माण होता है और वही बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। इसके बाद है मुकुलन या बडिंग। मुकुलन ईस्ट में पाया जाता है। कुछ जीवाणुओं में भी मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन का मतलब है जब किसी जीव कोशिका के आधार से कोई एक छोटी सी संरचना निकलती है और कुछ समय वो संरचना मूल जीव से अलग हो जाती है। जनन की सबसे पहली विधि है द्विविभाजन या बाइनरी फिशन। जनन की यह विधि सबसे छोटा संघ जो हमारा है प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का, उसमें पाई जाती है। इस संघ के जीव एक कोशिकी होते हैं। इसमें द्विविभाजन होता है, अर्थात केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, सामान्य रूप से सूत्री विभाजन के द्वारा। और प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। इसमें एक जीव समाप्त हो जाता है, पहला जीव समाप्त हो जाता है और वो अपने केंद्रक के द्वारा दो जीव बना लेता है। इसी तरह की क्रिया विधि अमीबा में भी होती है। अमीबा भी का न्यूक्लियस भी दो भागों में बढ़ जाता है और फिर जीव भी दो भागों में बढ़ जाता है। तो द्विविभाजन एक महत्वपूर्ण क्रिया है। कुछ जीवाणुओं में भी ये क्रिया होती है। जीवाणु भी द्विविभाजन द्वारा अपनी संतति को बढ़ाते हैं। इसके बाद बीजाणु जनन। बीजाणु एक कोशिकी पतली भित्ति वाली संरचना है। इनके अंकुरण से भी पौधों का निर्माण होता है और बीजाणुओं का निर्माण होता है मुख्य रूप से कवकों में, कुछ शैवालों में और कुछ ब्रायोफाइटा संघ के सदस्यों में भी बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु अर्थात स्पोर, जैसे कवक माइसीलियम है। कवक के बारे में आपको पता है कि कवक की वृद्धि माइसीलियम के द्वारा होती है। माइसीलियम का जो अग्रभाग है उसमें एक बीजाणु धानी पुंज या उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर नामक संरचना बनती है और उसी में बीजाणुओं का निर्माण होता है और वही बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। इसके बाद है मुकुलन या बडिंग। मुकुलन ईस्ट में पाया जाता है। कुछ जीवाणुओं में भी मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन का मतलब है जब किसी जीव कोशिका के आधार से कोई एक छोटी सी संरचना निकलती है और कुछ समय वो संरचना मूल जीव से अलग हो जाती है। विभाजन में जो मूल कोशिका है, कोशिका से एक बड निकलता है। इस तरह से आधार से एक बड निकलेगा और ये बड मूल पौधे से फिर कुछ समय पश्चात अलग हो जाता है और यही फिर नए पौधे का निर्माण, नए जीव का निर्माण करता है। इसी तरह की क्रिया हाइड्रा में भी पाई जाती है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। इसमें भी इसी प्रकार मुकुलन के द्वारा
बोलो। कभी कभी पौधों की पत्ती और तने की संरचना निकलती है जिन्हें जेम्यूल कहते हैं। जेम्यूल जैसे ब्रायोफाइटा संघ में रिक्सिया, ये रिक्सिया का पौधा है, इसमें जो संरचना बन रही है ये जेम्यूल्स हैं। तो ये जेम्यूल अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। फ्यूमनेरिया में भी यही गुण पाया जाता है। इसके बाद अलैंगिक जनन की जो अगली विधि है वो है फ्रेगमेंटेशन या खंडीभवन। मुख्य रूप से एक हरा शैवाल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा आप लोगों ने 11th में स्पाइरोगाइरा के बारे में पढ़ा हुआ है कि स्पाइरोगाइरा एक तंतुमय शैवाल है और इस तंतुमय शैवाल में ये तंतुमय शैवाल खंडों में बढ़ जाता है और इसका प्रत्येक खंड एक नए पौधे का निर्माण करता है। अलैंगिक जनन की अंतिम विधि है पुनरुत्भवन या रीजनरेशन। रीजनरेशन क्रिया अमीबा में, स्पंज में, प्लेनेरिया, हाइड्रा, इन सभी जीवों में पाई जाती है। इनमें अगर जीवों के शरीर के टुकड़े कर दिए जाएं, तो जितने भी टुकड़े करें उससे नए नए जीवों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन के द्वारा एक जीव द्वारा अपनी वंश वृद्धि किस प्रकार होती है ये आपको समझाया गया। अब इसके बाद मैं आपको कायिक प्रवर्धन के बारे में समझाऊंगी। कायिक प्रजनन पौधों में होने वाली क्रिया है। बच्चों, आपको मालूम है पौधों के 6 भाग होते हैं, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल। इन भागों में जड़, तना, पत्ती, इसका कार्य तो आप लोग जानते हो। पुष्प पौधे का जनन अंग है और वही वंश वृद्धि में सहायक होता है। लेकिन जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे का कोई अन्य भाग नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन में जो पौधे बनते हैं उसके लक्षण मात्र पौधे के समान ही होते हैं। तो मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा, कायिक अंगों मतलब जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा नए पौधे के निर्माण को कायिक प्रवर्धन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। कायिक जनन निम्न श्रेणी के पौधों में तो मिलती है, साथ ही उच्च श्रेणी के पौधों में भी ये प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। इसमें जनन अंगों का कोई भी कार्य नहीं होता है। ये मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक ये है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो पहले मैं आपको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में बताऊंगी। यह क्रिया प्रकृति में मिलती है। इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई भाग रूपांतरित होकर या बढ़कर नए पौधे का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में पौधे के जड़ भाग ले सकती है, तने भाग ले सकते हैं या पत्ती भाग ले सकती है। ये भाग रूपांतरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसकी अलग अलग विधियां हैं। पहले कायिक प्रवर्धन होता है, सबसे पहला कायिक प्रवर्धन की जो विधि है वो है भूमिगत तना या अंडरग्राउंड स्टेम। भूमिगत तनों के बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। कंद, प्रकंद, आपका घनकंद, तनाकंद, शल्कंद, ये सारी विधियां हैं। तो इसमें तने का कोई भाग, भूमिगत तने का मतलब होता है जो तने भूमि के नीचे पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड जो पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले आता है कंद, जैसे आलू। आलू में कलिकाएं होती हैं, आपको पता है, और जिन्हें हम आलू की आंखों के नाम से जानते हैं। अगर कलिकाओं युक्त आलू के टुकड़े को कहीं पर भी बोया जाए तो उससे नया पौधा प्राप्त होता है। इसी तरह से प्रकंद भी भूमिगत तना है जो भूमि में क्षैतिज वृद्धि करता है। इसके अंतर्गत अदरक, अरबी। भूमिगत तनों द्वारा कायिक जनन में सबसे पहले आता है कंद जैसे आलू में जो है कलिकाएं पाई जाती है आंखों के रूप में, और उन आंखों युक्त कलिकाओं को अगर हम बो दें तो उससे नया पौधा प्राप्त होता है। इसी तरह भूमिगत तनों के अंतर्गत ही प्रकंद आता है, राइजोम आता है। राइजोम यह भी एक भूमिगत तना है जो क्षैतिज वृद्धि करता है, समांतर वृद्धि करता है, और इसमें भी पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं और पर्व संघनित होते हैं, शल्क पत्रों से घिरे हुए रहते हैं। अगर पर्व संधियों और पर्व सहित किसी भी टुकड़े को बोया जाए, जैसे अदरक में, हल्दी में, उससे हम नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कौर्म या घनकंद, इसमें भी लंबवत वृद्धि करता है तना, और लंबवत वृद्धि इसमें भी पर्व संधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं और उनको अगर बो दिया जाए तो उनसे भी हमें नया पौधा मिलता है। इसी प्रकार
जो इसका लास्ट प्रकार है भूमिगत तने का, शलकंद, ये भी प्ररोह का रूपांतरण है और बहुत छोटा होता है। भोजन संचय करके इसके विभिन्न पार्ट्स फूल जाते हैं। तो इस तरह ये प्याज और लहसुन इसी तरह से कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं। इसकी दूसरी विधि में, पहली विधि में तो भूमिगत तना आ गया, दूसरी विधि में अर्धवायवी तने आते हैं। अर्धवायु तने थोड़ा वृद्धि करते हैं वायु में, उसके बाद ये भूमि में लंबवत हो जाते हैं। इनमें कभी कभी क्या होता है, कुछ वृद्धि करने तक इनके पर्व संधि के कुछ भाग मिट्टी में धंस जाते हैं और उसी से नए पौधे का निर्माण होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे रनर, जिसे हिंदी में ऊपरी भूस्तारी कहते हैं। इसमें भी तना विसर्पी होता है और इसमें प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें निकलती है। ये आपने दूब घास में देखा है, दूब घास के अगर हम तोड़ें तो उसमें जगह जगह से जड़ें निकलती हुई दिखाई देती। खट्टी बूटी एक घास होती है, उसमें भी इस तरह से रनर तना पाया जाता है और इसी तरह से वो आगे को बढ़ता है। इसके बाद आता है, कभी कभी प्रत्येक पर्व संधि से जड़ें निकलती हैं और छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं। उन्हें स्टोलन कहते हैं। जैसे अरबी में इस तरह स्टोलन के द्वारा कायिक जनन होता है। इसी तरह से जलोद्भिद पौधों में आपने जलकुंभी में, पिस्टिया में, इसमें क्या होता है, इनकी पर्व संधियां इनकी जो पर्व संधि होती है वो जल में डूबी हुई रहती है और पर्व संधि के स्थान से ही नए पौधे निकल आते हैं। कुछ सकर्ष होते हैं, अंतःभूस्तारी होते हैं, उनमें भी मिट्टी के भीतर 36 रूप से तना बढ़ता है। जैसे पुदीना आपने देखा होगा, थोड़ा ऊपर तक ऊंचाई तक जाता है और उसके बाद वो 36 वृद्धि करने लगता है। तो ये कायिक प्रवर्धन जो है, ये तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन है। जड़ों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे शकरकंद में, सतावर में, डहेलिया में। शकरकंद की जड़ में भी कलिकाएं पाई जाती हैं, सतावर में भी जड़ कलिकाएं पाई जाती हैं। तो इन्हीं में अगर हम उनकी जड़ों में भोजन संचित भी रहता है और उन्हीं जड़ों को अगर हम मिट्टी में लगा दें तो उनसे हमें नया पौधा प्राप्त होता है। पत्ती तो आपने देखी होगी, अपने विद्यालय में भी चारों ओर ब्रायोफिल्म या अजूबा की पत्तियां लगी रहती हैं। अजूबा की पत्तियों के जो मार्जिन्स हैं, जो फलक के किनारे कटे हुए होते हैं, उसमें छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं और वही अपस्थानिक कलिकाओं युक्त अगर हम पत्ती के टुकड़े को कहीं पर भी बो देंगे तो उससे हमें नया पौधा मिलेगा। तो इस प्रकार पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रकलिकाएं, छोटी छोटी प्रकलिकाएं होती हैं, बल्बिल्स, उनके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे ग्लोबा एक पौधा है, उसमें जहां पर पुष्प खिलते हैं वहीं पर छोटी छोटी पुष्प कलिकाएं होती हैं और वो कलिकाएं जैसी जमीन पर गिरती हैं और उससे नया पौधा प्राप्त होता है। प्याज में अगेव अमेरिकाना एक पौधा है, उसमें इस तरह प्रकलिकाओं द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरह से प्राकृतिक प्रवर्धन की ये 4 विधियां हैं, 5 विधियां हैं, जिनसे प्रकृति में ये स्वतः ही कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आज मैंने तुम्हें जो पढ़ाया, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंतर्गत बाइनरी फिशन अर्थात द्विविभाजन, स्पोर्युलेशन या बीजाणु जनन, बडिंग, मुकुलन, जेम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन या खंडन, पुनरुद्भवन और रीजनरेशन, ये आपके पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन में सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताया आपको मैंने। अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल, अंडरग्राउंड स्टेम मतलब भूमिगत तनों द्वारा, अर्धवायवी तनों द्वारा, सब एरियल स्टेम, रूट के द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा और प्रकलिका या बल्बिल के द्वारा। अब मैं आपको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन और लैंगिक जनन के बारे में अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।